जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे ही देश के इर्द गिर्द में बसेगी तू स्वदेश श्रीलंका की बदलती सरकार को लेकर आखिर क्यों मच रहा है हलचल। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देखते हो, जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि भारत के लिए ये बेड न्यूज तो नहीं। कुमारा दिसानायके कौन है जो कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं और कांग्रेस से कैसे जुड़ता है मुद्दा। इसके अतिरिक्त क्या भारत के खिलाफ चाइना एक गहरी षड्यंत्र तले श्रीलंका का फायदा उठा ले जाएगा। तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहां से क्या जुड़ रहा है। दुनिया जानती है कि भाई साहब शी जिनपिंग का इलाका चाइना आए दिन भारत के इर्द गिर्द वाले हर उन छोटे बड़े देशों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए ना सिर्फ फंडिंग बल्कि अतिरिक्त तरीके भी अपनाते रहते हैं ताकि ये भारत के ऊपर जासूसी बड़े ही आसानी तरीके से कर सके तथा भारत जैसे भव्य देशों को नियंत्रण करने में इन्हें आसानी हो। हालांकि ये हमेशा नाकाम हो जाता है, लेकिन इनकी प्रयास आज भी जारी है। जिस व्यक्ति को यहाँ पे देख रहे हो जो कि वहाँ के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं दिसानायके, ये प्रो चाइना लीडर माने जाते हैं। अब सवाल ये आपके जहन में जरूर आएगा कि आखिर ये हमारे देश को कितना हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। वीडियो के अंत होते होते आप यकीनन ये चीज़ समझ के जाओगे, लेकिन उससे पहले कहीं हमें खास बातें समझना होता है। वो ये कि भाई साहब इनके यहाँ के जो पिछली सरकार थी विक्रम सिंघे क्या, ये बड़ा बेहतर था हमारे लिए। क्या बेहतर था ये जानने वाली बात होगा। यहाँ आर्टिकल के माध्यम से भी आप देखते हो, जहाँ इन्होंने भारत का एक तरह से शुक्रिया अदा भी किया था, जो कि आर्टिकल चीख चीख के बता रही है। इनकी जब आर्थिक स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही थी तब भारत ही वो देश था जिन्होंने इनका सहयोग किया और इनके ओर से चाइना के ओर झुकाव नहीं बल्कि चाइना को मुंहतोड़ जवाब दी गई थी। वो ये कि भाई साहब आपने कई बार इन चीज़ों को महसूस किया होगा। कई सारे आर्टिकल भी देखने को मिले थे जब चाइना का पानी वाला जहाज आता था और इधर जासूसी करने की प्रयास करते थे। इसके ऊपर इनके ओर से विक्रम सिंघे की ओर से प्रतिबंध लगा दी गई थी, जो कि यकीनन भारत के प्रति वफादारी का एक तरह से प्रदर्शन दे रही थी, जो कि मायने रखता है। लेकिन अब वहाँ की स्थितियाँ बिगड़ जाएंगी या फिर बदल सकती हैं, ऐसा संभावना लगाया जा रहा है। लेकिन हम उससे पहले आपको ये बता देना चाहूँ कि आखिर वहाँ पे चुनाव कैसे होता है। ये अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति और श्रीलंका के राष्ट्रपति में बिल्कुल बहुत अद्भुत तरीका की बदलाव हो जाता है चुनाव को लेकर। यहाँ आप ये देखते हो कि यहाँ पे एक अद्भुत तरीके से की जाती है। जनता को डायरेक्ट हक मिलता है कि वो किसे अपने यहाँ के राष्ट्रपति बनाना चाहेंगे, और इस बीच वहाँ के उम्मीदवारों को जीत तभी मिलती है जब वहाँ के टोटल जो वोटिंग प्रतिशत होती है उसकी संख्या में देखा जाता है कि आखिर 50% से अधिक वोट किन्हें मिला है प्रतिशत के रूप में, तब उन्हें यकीनन वहाँ के राष्ट्रपति बना दिए जाते हैं। अब वहाँ पे कई सारे उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, जैसे कि मान लो 11 या 10 12 जितना भी है, लेकिन यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन के जरिए दिखा रहा हूँ। यहाँ इन लोगों को उम्मीदवारों को तो एक अलग मज़ा आता ही होगा, लेकिन वहाँ की जनता को भी एक ऑप्शन मिलता है। जिस प्रकार आप मान लो कोई एग्जाम निकाल लेते हो, जब पोस्टिंग का टाइम आ जाता है तो आपके पास पूछा जाता है कि भाई साहब आप पहला कहाँ पे लेना चाहोगे, ठीक है, मुंबई लेना चाहोगे या फिर दिल्ली लेना चाहोगे या कोलकाता लेना चाहोगे, ऐसा कुछ दिया जाता है ऑप्शन। उसी प्रकार इनके यहाँ के जनता को ऑप्शन मिलता है कि फर्स्ट नंबर में आप किसे रखते हैं कि आपके देश का राष्ट्रपति बने। मान लो इसे फर्स्ट नंबर में रख लिया तो फोर्थ में इसे रख लिया, तो सेकंड में इसे रख लिया, थर्ड में इसे रख लिया, इस प्रकार करके ऑप्शन रखा जाता है। और उसके बाद उसी के प्रतिशत के अनुसार यहाँ पे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। तब यहाँ पे देखा गया कि जब पहली बार यहाँ पे चुनाव होता है और फर्स्ट वोटिंग के मामले में दिसानायके जो कि वहाँ के अभी बन चुके हैं, इसे मिला था 42%, जो कि नियमानुसार ये वहाँ के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। लेकिन इन लोगों के यहाँ पे दूसरा बार भी ऑप्शन मिलता है, फिर से ये देखा जाता है। हालांकि दूसरा बार चुनाव नहीं होता है, जो अंत स्टेप में रहता है, जो लास्ट पर्सन होगा उम्मीदवार, उनका जितना भी प्रतिशत मिला है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में मैंने 4 ही दिखाया है, हालांकि इनके यहाँ पे 10-11 लोग शायद खड़े थे, तो उनका प्रतिशत क्या होता है कि बाकी जो ऊपर वाले उम्मीदवार होंगे उसमें बांट दी जाती है, और उसके बाद अगर इनका 50% आ जाता है वोटिंग संख्या के अनुसार तो यकीनन वो यहाँ के नए राष्ट्रपति बन जाएंगे। और यहाँ जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो दिसानायके, ये दरअसल वहाँ के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने हासिल कर लिया है 50% से अधिक। और अब क्या हुआ कि इस चीज़ को लेकर पीएम मोदी की ओर से भी टिप्पणी कर दी गई है भाई साहब, और इनको धन्यवाद दिया गया। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो भारत सरकार ने अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तथा विजन सागर में श्रीलंका की काफ़ी ज़्यादा खास भूमिका है। इस चीज़ को हाथ दिलाने के प्रयास की गई है ताकि भारत सरकार ये कदे न महसूस करे कि श्रीलंका की जो पिछली सरकार थी और जो इस बार सरकार आई परिवर्तन हो, क्योंकि एक जैसा रहेगा तो बेहतर होगा। अब देखने वाली बात होगा कि ये वाकई में भारत का जो ख्वाब है या फिर भारत का जो सरकार उम्मीद कर रही है कि हाँ बेहतर संबंध रहेगा, हालांकि हम भी उम्मीद करना चाहेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगा कि ये करते क्या है, इनका इतिहास क्या है, क्योंकि हर दल का एक इतिहास रहता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे देखते हो ना कि बीजेपी है, ठीक है, कांग्रेस है, हर किसी का अपना अपना इतिहास होता है, और उस नाते जनता सोचती है कि वो बाकी किस प्रकार का अपना शासन चलाएगी। उसी प्रकार दूसरा देश भी सोचता है कि उनकी जो दल है वो किस विचारधारा से आता है, उसका ताल्लुक कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ही इसे प्रो चाइना कहा जा रहा है, वैसे नहीं कहा जा रहा भाई साहब। दिसानायके जिस राजनीतिक दल से आते हैं उस दल का नाम जेवीपी बताया जा रहा है, जो कि भारत के लिए बड़ा दुखनीय स्थिति तब हो जाता है जब आपको याद करना होगा
कुछ वर्ष पहले जब भारत में राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी, तब इन्हीं की दल जेबीपी ने भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि ये लोग क्या करते हैं कि श्रीलंका के आंतरिक मामले, जो कि इनके अंदरूनी मामले रहते हैं, उसमें दखल अंदाजी देते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा था तब, और क्या मुद्दा उन दिनों भड़क उठा था, ये जानने वाली बात होगा। तभी आप इस चीज़ को महसूस कर पाओगे कि आखिर इनका सरकार में आना हमारे लिए कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि अब तो ये आ चुके हैं। 1987 में आप देखते हो कि श्रीलंका में तमिल को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद उत्पन्न हो चुका था। तब तमिल लोग वहाँ पे एक नए देश की मांग करने लगे थे और काफ़ी ज़्यादा दंगा टाइप का भड़कने की स्थिति आ चुकी थी। तब भारत सरकार ने इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं समझौता कराने का प्रयास किया था और इन्होंने करवा भी लिया। लेकिन इस दौर में जो सफ़र में मतलब घटनाएं घटी, जो कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की सरकार के तहत किया गया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा भारत को झटका लगा था, जो कि अभी भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना चाहिए। तब श्रीलंका में क्या हुआ कि एक नए देश की मांग तो उठ रही थी, लेकिन इसके अतिरिक्त जेबीपी, जो कि एक बड़ा संगठन माना जाता था, एक राजनीतिक दल था, इसके अलावा कई सारे अतिरिक्त संगठन ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंकने की, तथा भारत सरकार की ओर से भेजी गई इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जो कि वहाँ पे शांति समझौता करवाने के लिए गई थी, इसके ऊपर भी एक तरह से अटैक करने लगे ये लोग। एक तरह से हथियार उठा लिए थे और 1 साल के बाद ही हमें ये देखने को मिला था 1988 आते आते कि इन लोगों ने भारत की ओर से दी जा रही सामानों का भी बहिष्कार कर दिया था। हालांकि ये भी बड़ी एक तरह से अजीब वाली बातें हो जाती है कि राजीव गांधी जब उस चीज़ को लेकर हस्ताक्षर करने गए थे तो उस दौरान इनके ऊपर भी अटैक की स्थिति लगभग बन ही चुका था। हालांकि हुआ नहीं था, रोक लिया गया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन इस दौरान जब ये सब कुछ हो रहा था तो करीबन 1200 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी, उन लोगों को एक तरह से शहीदी नसीब आया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाई साहब, जहाँ पे 1200 सैनिक मारे गए इन चीज़ों के बीच शांति समझौता करवाने के लेकर, तब राष्ट्रपति वहाँ के हुआ करते थे जयवर्धने, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा अजीब था भारत के साथ उन दिनों ताल्लुक। तब भी भारत वहाँ पे सहयोग दे रहे थे क्योंकि इनका तख्ता पलट होने का स्थिति हो चुका था, तो भारत सरकार के सहयोग से ही वहाँ के तख्ता पलट रुके थे। लेकिन जब 1200 सैनिकों की बात आती है तो जहन में थोड़ा सा डर तो लगता है कि भाई साहब, जिस पार्टी के नेता इन दिनों वहाँ के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, उस दल का इतिहास कुछ इतना बुरा रहा है भारत के साथ, और अब जब उस पार्टी को ऐसा पावर मिलेगा तो वो भारत के साथ संबंध बेहतर करना चाहेगा या फिर चाइना जैसे देशों के साथ ये मिलना चाहेंगे। क्योंकि आर्टिकल वैसे ही नहीं लिखती है, प्रश्न चिन्ह हालांकि इन्होंने दिया है, लेकिन यहाँ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि भाई साहब निजी, यहाँ पे आप देखते हो कि भारत के लिए ये एक बैड न्यूज़ है। अब देखने वाली बात होगा कि भारत के लिए क्या बेहतर होगा या फिर ये वाकई में बुरी खबर बन के उभरी है और दिशा नायके क्या वफादारी निभाएंगे भारत के साथ या फिर अपने दल का अस्तित्व को निभाना पसंद करेंगे। तो ये अपने आप में एक अलग सी बातें हो जाती है। हालांकि दिशा नायके ने प्रो चाइना लीडर होने के बावजूद भी ये कहा है कि भारत सरकार के साथ जिस प्रकार इनकी पिछली सरकार का संबंध रहा उसी प्रकार ये भी करना चाहेंगे, मजबूती को बढ़ावा देना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए कुछ ये बेहतर करना चाहते हैं। अब विक्रम सिंघे की ओर से जो किया गया या फिर ये दिशा नायके की ओर से जो किया जाएगा, ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर जरूर नजर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपनी विचार अवश्य साझा कर सकते हो। कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए खाली होता है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।